नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय नील की मांग क्यों हो रही थी, ब्रिटिश भारत में नील का उत्पादन कैसे होता था। अगर हम बात करें, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। जो नील का पौधा होता है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर हम बात करें 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के जो कपड़ा उत्पादक थे वो भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए भारतीय नील का डिमांड ज़्यादा था। और उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी ही मात्रा यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, और जो भारतीय नील होती थी वह बहुत ही कम मात्रा में यूरोपीय बाजार तक पहुंचती थी। इसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, और जो इसकी कीमत होती थी बहुत हाई होती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। अगर हम बात करें, वो लोग सरकार पर दबाव डाले कि नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े के रंगाई वाले तो नील ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। जो कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और जो आपके वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ रहे थे। अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी तक आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अगर हम बात करें, इसे हम एनसीईआरटी से लिए गए हैं। एनसीईआरटी भाई कॉपीराइट मत लगा देना, आपका धन्यवाद। अगर हम बात करें बागान क्या होता था, एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। काफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। जो भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी क्या थी, तो अगर हम बात करें, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। जब खेती का उत्पादन तेज होने लगा और उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, तो ब्रिटिश सरकार ये सोची, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि अब भारत में नील खेती को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए कैसे रास्ता निकाला जाए कि भारत में नील की खेती को अब ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन क्षेत्र को और बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। नील दुनिया के बाजार पर छा गया था। बंगाल इसलिए बहुत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। अगर हम बात करें, 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे, अपना पैसा नील के उत्पादन में लगाने लग गए थे। और ये देखिए, जो विरोध हो रहे थे उनके सारे चित्र इस प्रकार। दोस्तों, आप लोग मैप में अच्छे से समझ पाएंगे इसे, और आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए कैसे अंग्रेज इनका किसानों को शोषण करते थे। जैसे जैसे कंपनी का नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे। सोचिए, जब नील का उत्पादन बढ़ा तो जो बैंक भी उन्हें कर्जा देने के लिए तैयार हो गए थे। बाकी तो जानते हैं, कुछ लोग तो भारत में पैसा लेकर ही भाग जाते हैं। विजय माल्या हो गए, मोदी हो गया एक जो नीरव मोदी, उस तरह
लेकिन वहाँ नहीं होता। नील खेती कैसे होती थी? नील खेती तो दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। जो निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, तो वह जमीन खरीद लेते थे और दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ये लोग जमीन को क्या थे, जमीन ले लेते थे, दूसरों से जमीन ले लेते थे और उस पर मजदूर लगा देते थे और खेती करवाते थे। और बैंक से वो तो कर्जा उन्हें बैंक वैसे ही दे देता था, तो बैंक जानता था उत्पादन होता है तो व्यय उसका वैसे ही बढ़ेगा, इसलिए वो कर्ज भी देने को तैयार हो गया था। तो दोस्तों अब हम बात करें निज खेती की समस्याएं क्या हो रही थी। बगान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। जो नील खेती है वह केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें कहाँ से मिल सकती थी? इसलिए दोस्तों अगर हम बात करें, उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे जमीन लेने के लिए प्रयास किए और वहां किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब कि यह था कि अगर किसी बगान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती थी। हलों की खरीदना और उनके रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से हल नहीं मिल सकते थे। इन्हें अगर हम बात करें, इन्हें अपनी चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादों की ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील को पैदावारी होती थी 25% से कम जमीन पर की जाती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत होती थी। अगर हम बात करें जो रैयती थे, रैयती व्यवस्था तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर लेते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बगान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। एक तरफ से ऑफर उनको दिया जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज मिल जाता था और वही चक्र दोबारा, अगर हम बात करें वही चक्र दोबारा दोस्तों नील गांव आमतौर पर दोस्तों अगर हम देखे जाए तो चक्र दोबारा इसके आगे इसमें नहीं दिया गया है। नील चक्र दोबारा भारत में अधिकांश पौधों कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। जब कटाई वही चक्र दोबारा क्या होता था दोस्तों, तो नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील की पौधों की कारखाने में स्थित वेटस यानी हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की आवश्यकता पड़ती थी और प्रत्येक हौद का अलग अलग काम था। नील के पौधों से जो पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इसको पहले डुबाया जाता था दोस्तों नील को, तो आप लोग इसे समझ लीजिए नील का उत्पादन कैसे होता था। ये सारी मैप है और जो देखिए पानी में कैसे डुबाते थे, ये पूरा चित्रकारी किया गया है आपके समझने के लिए, तो आपके मैप के लिए, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। जो नील का उत्पादन होता था वो कैसे किया जाता था। और यहाँ उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं, दबाकर सांचों में डाल दी गई है। नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ तक नील विद्रोह और उसके बाद क्या होता है अब हम इसको देख लेते हैं। जो आपका मेन टॉपिक है इसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मार्च 1859 में बंगाल के 1000 रैयतों ने नील खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें और बर्तन लेकर लड़ाई भी कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्तों एजेंटों की पिटाई की गई। जो एजेंट आते थे उनकी पिटाई की जाती थी। जैसे आजकल
आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, जब एजेंट आते हैं पैसा मांगते तो उनकी ही पिटाई की कर दी जाती है। उसी तरह उस समय भी जो रैयतें थे उनकी पिटाई कर दी जाती थी, जो एजेंट लोग होते थे उनकी पिटाई की जाती थी। रैयतों ने कसम खा ली थी, ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बगान मालिकों के लाठियों और लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नील खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी भी होता है, आप सब जानते हैं। 1964 में नील रैयतों का लगा कि बगान मालिकों को खिलाफ बगावत उन्हें, अगर हम देखें जो नील बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं को भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील कौटबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों के साथ अपने सामने लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों के लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी, और 1857 के बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह खतरे से डर रही थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1864 की सर्दियों में इलाका का दौरा किया। रैयतों को लगा सरकार उनके दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट था एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील का अनुबंध मनाने के लिए मजबूर ना किया जाएगा। तो कौन थे मजिस्ट्रेट, कौन थे दोस्तों? एसएल ईडन। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, एसएल ईडन इसके जो क्या थे, मजिस्ट्रेट थे। इस बगावत से परेशान सरकार बगान माल रक्षक के लिए सेना बुलानी पड़ी। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैली कि रानी विक्टोरिया नील खेती न करने का हुक्म दे दिया। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाइयों को किसानों ने भी अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील क्षेत्रों के चल पड़ा। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों और जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा है। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जो नील का उत्पादन होता था, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए नील का उत्पादन कैसे होता था, फिर इसके विद्रोह कैसे हुए, तो ये सब। फिर इसके बाद आप सब जानते हैं, फिर इसके बाद इस बगावत के बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे और 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। फिर 1917 में महात्मा गांधी के दौरान नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। तो दोस्तों ये था आपका नील उत्पादन। वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन कैसे होता था, आप लोग इसे देख लीजिए। वेस्ट इंडीज में जो नील उत्पादन होता था, इसे हम आप लोगों को दिखाई देते हैं। इस टाइप का वेस्ट इंडीज का मैप इन्होंने बना कर रखा। कैरिबियाई द्वीप समूह, कैरिबियाई आप लोग जानते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम जब आती है यहाँ। तो दोस्तों ये था आपका नील उत्पादन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग, अभी शुरुआत है तो थोड़ी बहुत समझाने में भी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा नहीं, फिर भी हम यही कहेंगे आप लोग अच्छे से अध्ययन करिए और NCERT आप कॉपीराइट मत लगाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो एक फ्रेंड के साथ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।